हम आए दिन हजारों लोगों से मिलते हैं, ऐसी ऐसी नई नई जगहों पर जाते हैं जिनके बारे में हमें इल्म नहीं होता। ऐसे काम करते हैं जिनकी वजह से नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, बगैर ये सोचे, बगैर ये समझे कि आगे आने वाली मंजिल जिसके लिए हम ये सफर तय कर रहे हैं, वहां पहुंचकर आखिर ऐसा क्या एक्सपीरियंस हासिल हो। जिस जिस शहर में अभी आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, पाकिस्तान से बाहर कोई और ममालिक हो, रोज आप नए लोगों से मुलाकात करते होंगे। चलें, आजकल ना सही, इससे पहले तो किया करते थे, बगैर ये सोचे कि जिससे आपकी मुलाकात हो रही है शायद आप उसको या उसकी हकीकत को नहीं जानते हो। ऐसा ही वाकया कराची में वाकई पेश आया जब एक फैमिली के साथ कुछ ऐसे वाकयात पेश हुए जिसने उनकी जिंदगी हिला के रख दी। कराची के ही एक छोटे से शहर, कराची के ही एक इलाके में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी जिसमें 2 भाई और बूढ़े मां बाप थे। बड़े भाई ने पढ़ाई की खातिर मुल्क से बाहर जाना पसंद किया, चला गया। तालीम कंप्लीट करने के बाद वापस पाकिस्तान आया तो उसकी एक अच्छी सी फर्म में जॉब लग गई। जब जॉब परमानेंट हो गई और फ्यूचर सिक्योर्ड लगा तो वालिदैन ने सोचा कि क्यों ना इसकी अब शादी कर दी जाए और इसको सेटल कर दिया जाए। भाई ने रजामंदी की और वालिदैन ने ढूंढना शुरू कर दी एक बहू। बड़ी एक टिपिकल पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट टाइप की फैमिली की कहानी। एक फैमिली से मुलाकात हुई, अपने जैसे ही लगे। लड़की को देखा, लड़का लड़की की मुलाकात हुई, दोनों में अंडरस्टैंडिंग हुई और तय पाया कि आखिरकार इनकी शादी हो जाए। शादी भी धूमधाम से हो गई। अब शुरू होता है इस फैमिली के साथ वो वाकयात जो हम और आप सिर्फ सोचते ही हैं या अक्सर फिल्मों में देखते हैं। शादी के कुछ महीनों बाद ही मियां बीवी किसी दावत से वापस लेट घर पहुंचे। आते ही अपने कमरे में जाके सो गए। अभी सोए हुए 2-3 घंटे ही हुए थे कि कमरे में खामोशी और अंधेरे की वजह से मियां साहब को बेचैनी हुई। आंख खुली तो अपनी बीवी को बिस्तर पे बैठा पाया। थोड़ी सी हैरानगी हुई कि आखिरकार ये मेरी बेगम इस तरह बैठी हुई क्यों है। जब साइड की लैंप की लाइट जलाई
और गौर करने पे देखा तो बीवी उसी तरीके से मूव कर रही थी बैठे हुए, जैसे हम कोई किताब पढ़ते हुए हिल रहे होते हैं। बाल सारे आगे पड़े हुए। मियां को लगा कि शायद सोते में उठ गई है, तो पहले उसने टच करके लेटाने की कोशिश की, लेकिन बीवी अपनी जगह से हिली नहीं। फिर उसने आवाज देके बोला कि भाई खैरियत तो है, क्यों उठी हुई हो? तो बजाय जवाब मिलने के सिर्फ उस अंधेरे और उस खामोश कमरे में हल्के से हंसने की आवाज आई। ये पहला मौका था जब मियां साहब के सामने बीवी इस तरह रिएक्ट कर रही थी। लड़के को अजीब सा लगा। कमरे से दौड़ता हुआ वालिदैन के पास गया, वालिदैन को उठाया। जब कमरे में वापस आया तो वो लड़की अभी तक उसी पोजीशन में थी और उसी तरीके से हंस रही थी जैसे किसी को देख के हंस रही हो। जब वालिदैन ने उस लड़की को इस पोजीशन में देखा तो उनको बड़ी हैरानगी हुई। वालिद साहब को शायद थोड़ी सी भनक पड़ गई। उन्होंने कहा कि इत्तेफाक की बात है, मैं फजर की नमाज के लिए मस्जिद जा ही रहा था, तो अब वापस नमाज से आने के बाद आलिम साहब को भी लेकर ही आऊंगा जो मस्जिद के इमाम साहब थे। वालिद साहब चले गए। नमाज पढ़ के जब वापस आए तो देखते हैं वो लड़की वैसे ही बिस्तर पे बैठी हुई और हल्के हल्के मुस्कुरा रही है। इमाम साहब को सब कुछ बताया गया कि आखिर क्या क्या हो चुका है इतनी रात को। अभी ये सब हो ही रहा था कि उस लड़के का छोटा भाई जो कि अपने कमरे में सो रहा था वो उठ गया। जब वो उठा और सुबह सवेरे उसने घर का माहौल ऐसा देखा कि टीवी जोर जोर से चल रहा है, उसमें तिलावत चल रही है और एक मौलवी साहब घर में दाखिल हो रहे हैं, तो वो परेशान हो गया। वालिदा से पूछा तो वालिदा ने उसको सारा किस्सा बताया। इमाम साहब आते हैं। इमाम साहब और वालिद साहब कमरे में दाखिल हो ही रहे होते हैं कि वो लड़की जो अभी बिल्कुल खामोश थी और हल्की सी आवाज में हंस रही थी, वालिद साहब का नाम बावाज़ बुलंद लेके जलाली आवाज में उनको कमरे से बाहर रहने का कहती है। ये सारी सिचुएशन में इमाम साहब समझ जाते हैं कि आखिर चक्कर क्या है और वो वालिद साहब को बाहर ही रहने का मशवरा देते हैं। कमरे में जाते हैं ये और दम दुरूद करते हैं। जैसे ही उनका दम दुरूद खत्म होता है वो लड़की नॉर्मल हो जाती है। सारे फैमिली मेंबर्स वाले भी नॉर्मल हो जाते हैं। उनको लगता है कि शायद कोई खौफनाक ख्वाब देख लिया हो, लेकिन ये बात उस लड़के के दिमाग में रह जाती है। सुबह होती है, वालिद साहब अपने दफ्तर चले जाते हैं, लड़का अपने दफ्तर चला जाता है। घर में मौजूद वालिदा और छोटा भाई होता है। सब नॉर्मल
रूटीन की तरह चल रहा होता है कि वालदा दोपहर के खाने के टाइम पे छोटे भाई को कहती हैं कि जाओ भाभी को भी बुला लो। वो जैसे ही कमरे तक पहुंचता है और दरवाजा खोलता है तो दोबारा उस लड़की को उसी बिस्तर पे, उसी पोजीशन पे पाता है जैसे वो रात में थी, और उस कमरे से जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही होती हैं। वालदा को बुलाता है, उनको सुनाता है, और दोनों डर के मारे घर लॉक करके गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं और वालिद को और भाई को कॉल करते हैं। वो दोनों वापस आते हैं, दरवाजा खोलते हैं घर के अंदर का, तो देखते हैं कि कमरे में वो लड़की मौजूद नहीं होती। घर में अंधेरा होता है, हालांकि शाम का टाइम है। अब सबको परेशानी लग जाती है कि आखिरकार ये औरत, ये लड़की गई कहां। अभी ये लोग उस लड़की को अपने घर में ढूंढ ही रहे होते हैं कि दोबारा से जब कमरे में लड़का जाता है तो लड़की उसी बिस्तर पे पाई जाती है। वालिदैन को आवाज देता है, उस लड़की को पकड़ते हैं और उसको फौरन ही उसके हाथ पैर बांध के कुर्सी से कमरे का दरवाजा लॉक कर देते हैं और इमाम साहब को कॉल करते हैं। अब इमाम साहब वो वाले नहीं थे जो रात को आए थे, इन्होंने कोई अपनी फैमिली के इमाम साहब थे जो इस्लामाबाद में रहते थे, उनको कॉल की, उनको सारा माजरा सुनाया। तो उन्होंने कहा कि इस लड़की को तुम कमरे में कैद करके रखो, मैं जितना जल्दी हो सका इस्लामाबाद से कराची फ्लाइट लेके आता हूं। जैसे ही रात गुजरती है, कमरे से अजीब और गरीब आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। खौफ का मंजर पेश कर रहा होता है वो घर जहां पे अभी थोड़े दिन पहले ही शादी की खुशियां मनाई जा रही थी। अजीब अजीब आवाजें, अजीब अजीब हंसने की बातें, ऐसा लगे कमरे में कोई और भी मौजूद है। सुबह होती है तो वो इमाम साहब आ जाते हैं इस्लामाबाद से। कमरे का दरवाजा खोलते ही है तो देखते हैं वो औरत जिसके हाथ पैर उन्होंने बांधे हुए थे, वो सारी रस्सियां, दुपट्टे सब काट चुकी है। यहां तक कि जो कपड़े वो खुद पहनी हुई थी वो भी कट चुके हैं। फौरन जाके वालदा जो है वो उनको कपड़े पहनाती हैं, शॉल देती हैं, लेकिन उस लड़की की कंटिन्यूअसली हंसने की आवाज आती रहती है। अब शुरुआत होती है एक ऐसे खेल की जिसका इख्तिताम बहुत अफसोसनाक है। वो आलिम साहब उस लड़की का इलाज करना शुरू करते हैं। उस पूरे दिन तो वो लड़की बड़ी संभल कर रहती है और आलिम साहब जैसी असर का टाइम होता है वो दम दुरूद करके चले जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं सुबह लौट के आऊंगा। लेकिन ये दरवाजा कोई नहीं खोलेगा, कोई भी नहीं। खैर, रात होती है। वो लड़का बजाय अपनी बेगम के साथ सोने के अपने वालिदैन के साथ सोना प्रेफर करता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। उस लड़की को उस कमरे में लॉक कर देते हैं
छोटा भाई, बड़ा भाई और दोनों माँ बाप एक ही कमरे में सोते हैं। रात के कोई 3-4 बजे का वक्त होता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे घर में कोई भाग रहा है, उछल कूद कर रहे हैं। डरते डरते अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो देख के खौफजदा हो जाते हैं कि सामने वाला कमरा जिसके अंदर उस लड़की को बंद किया हुआ था, उस कमरे का लॉक खुला हुआ है। हल्का सा दरवाजा खोलते हैं तो कमरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अभी वो इस सब चीजों से गुजर ही रहे होते कि उनको एक अजीब सी आवाज आना शुरू होती है अपने घर के किचन में। जाके देखते हैं तो एक अजीब ही मंजर होता है। वो लड़की किचन में जमीन पे बैठी हुई आटे की बोरी में से आटा निकाल निकाल के खा रही है। दोबारा से उसको पकड़ के उस कमरे में लेके आया जाता है। वालदा कुरान शरीफ ले आती है, कुरान की आयतें तिलावतें करना शुरू करते हैं। लेकिन अब उस औरत में से सिर्फ एक मर्द की आवाज आ रही है, और ऐसे मर्द की जैसे कोई शदीद गुस्से में हो। सुबह होते ही आलिम साहब आते हैं। वो उस लड़की की हालत देख के उस पे दम दुरूद करते हैं, लेकिन वालिदैन को और उस पूरी फैमिली को एक बात समझा देते हैं कि इस लड़की का ठीक होना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी वो आखिरी ट्राई करते हैं। अभी उन्होंने आखिरी वजीफा शुरू किया ही होता है कि अचानक से लड़की के अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कोई बहुत ही बड़ी एनर्जी या कोई दूसरा जिस्म उस लड़की के जिस्म से निकल के दूसरी जगह गया हो, और लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। आलिम साहब को लगता है कि ये वजीफा जो है काम आ गया है, और वो जो भी मखलूक है, जिन है, जो इस औरत से अटैच्ड है, अब इससे दूर चला गया। लेकिन इन सारे दिनों में उस लड़की का वजन दिन बर दिन कम होता चला गया, इतना कि जब वो लड़की वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ आई तो उस बेचारी से खड़ा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से उसको फौरन हॉस्पिटलाइज किया गया, बगैर ये सोचे कि वो ही उसकी आखिरी आरामगाह होगी। ये वाकया एक ऐसी फैमिली का है जिसकी ईमेल मुझे आज ही रिसीव हुई। नाम लेने से मना किया, लेकिन ऐसे कई सारी फैमिलीज हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं कि जिनके साथ ऐसे वाकयात पेश आते हैं। हम सब हंसी मजाक में तो ले लेते हैं, बल्कि ये भी कह देते हैं कि ओह बड़ी फिल्मी कहानी है, बड़ी नॉवल नुमा वाकया है। लेकिन जिसके साथ ये वाकयात होते हैं उसी को हकीकत पता होती है। और जिस मखलूक की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में तो हमें बस लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो दिखते कैसे हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो हमारे इर्द गिर्द भी हैं अभी कि नहीं। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to
the late night horror show. Alright folks, ladies and gentlemen, welcome to the late night horror show. मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी. हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं, जल्दी से बता देता हूँ आप सब लोगों को. सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, चाहे वो कराची में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, कहीं पे भी आप लोग अपनी हाजिरी लगाइए, बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं. अपने SMS आप भेज सकते हैं 6278 पे, यानी कि 6278 पे. अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज में जाएं, उधर लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपनी हाजिरी, अपनी अटेंडेंस लगाइए और भेज दें अपना SMS 6278 पे. इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं और अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं कि और लोगों तक पहुंचे, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 021-3432-6675 या फिर 021-3432-6676 पे. इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपनी ईमेल मुझे भेज सकते हैं. अदर देन दैट सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम मौजूद हैं. अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं और अगर आप लोग लाइव रेडियो, हमारा लाइव शो सुनना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका है facebook.com/minhajaliaskari पे जाइए. हमारा ऑफिशियल पेज है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे हमारा शो लाइव चल रहा है. इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये वो जगह हैं जहां पे आप मिनहाज अली अस्करी सर्च कीजिए, यू विल फाइंड मी. एंड अबव ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा यूट्यूब चैनल www.youtube.com/minhajaliaskari, ये ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पे हमारी कंप्लीट एपिसोड्स ऑफ लेट नाइट हॉरर शो मौजूद हैं. सीजन 2, सीजन 3, अनफॉर्चुनेटली सीजन 1 मेरे पास नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन लेटेस्ट से लेटेस्ट, नई से नई एंड कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट भी है जो कि सिर्फ यूट्यूब के लिए है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा. तो जाइए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकॉन. उस बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी हम अपलोड करें, वो आप तक मैसेज पहुंच जाए. चले जनाब, जल्दी से हम उन तमाम लोगों के नाम शामिल कर लेते हैं जो लोग हमें फेसबुक पे अभी लाइव पे मैसेजेस भेज रहे हैं. ताहा जौहरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज का. मोहम्मद ताहिर, थैंक यू. इलियास परवेज या अलियास परवेज, खैर. मोहम्मद तौसीफ, आपका मैसेज आया है. अब्दुल रजाक मीमन, थैंक यू सो मच. एंड शारिक शाह, थैंक यू सो मच. जोहेब मानी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का. मदिया खान, थैंक यू सो मच. मोमल खान, बहुत बहुत शुक्रिया. काशिफ बलोच, थैंक यू. सैयद सिद्दीकी, थैंक यू सो मच. हफ्जा, बहुत बहुत शुक्रिया. हाय मिनहाज, ग्रीटिंग्स फ्रॉम द नीदरलैंड्स, लव योर वॉइस. ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया. उर्स सदोए, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूँ. उर्स, थैंक यू सो मच. या योर्स है आपका जो भी. शहमाज सिद्दीकी, थैंक यू. शेख हदीका,
मिराज थैंक यू सो मच, सना खान बहुत बहुत शुक्रिया, एंड उमर खान एंड मोहम्मद समी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इसके अलावा वो तमाम लोग जो हमारा मैसेजेस 6278 पे अपने कर रहे हैं उनके नाम भी शामिल करते हैं। मिदत आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया। इर्तिजा थैंक यू, उजैर, फरहीन एंड नंदिता थैंक यू, मजीद, साइमा, सलमा, मेहराब, लाइक, जमान, महिंदर, मकसूद लाहौर से थैंक यू सो मच। और सलाम, रिसेप्शन इज वेरी बैड इन लाहौर, आई एम सो सॉरी। अगर आपको अच्छी क्वालिटी में सुनने तो आपको हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। खैर जनाब, हमने शो के आगाज में एक वाकया आपसे शेयर किया जो कि कराची के ही एक इलाके का है और एक फैमिली का है। उस फैमिली मेंबर ने मुझे एक ईमेल भेजी जिसमें उन्होंने नाम लेने से इनकार कर दिया था, उन्होंने मुझे मना किया था, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब आपके भाई और आपकी फैमिली उस दुख से, उस परेशानी से निकल गई होगी। आई एम श्योर बहुत मुश्किल काम होता है एक ऐसा सदमा आपको मिल जाए, और स्पेशली जब नई नवेली शादी में ऐसा वाकया हो जाए, फिर आपका बहुत सारी कॉम्प्लेक्सेस, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज बढ़ जाती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, शादी से डर लगने लग जाता है, और स्पेशली अगर इस तरह का वाकया हो जाए तो फिर तो आपको हर चीज से डर लगने लग जाता है। खैर, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें फेसबुक पे सुन रहे थे। अब आप लोगों को पता है कि फेसबुक पे हम कंप्लीट शो नहीं डालते, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि या तो हमें 103 पे ट्यून इन कर लें या फिर कल तक का वेट कर लें। अगर आप लोग वेट कर सकते हैं तो youtube.com/minhaj Ali Askari पे जाके हमें सर्च कीजिए एंड यू विल फाइंड माय यूट्यूब चैनल, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। ये सिर्फ फेसबुक वालों के लिए बाय द वे, तो हमारा फेसबुक लाइव सेशन जो है वो अब बंद हो गया है। खैर, अब हमारी लाइंस ऑन हो चुकी हैं। अगर आप लोग अपने ईमेल हमें भेजना चाहते हैं तो ईमेल्स भी भेज सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ जो कि हमें जीशान ने भेजी है। वो कहते हैं कई महीनों से आपको ईमेल करने का सोच रहा हूं, आज हिम्मत हुई है तो लिख रहा हूं। मिनाज, मेरा कभी पैरानॉर्मल क्रीचर से इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट बहुत से वाकयात सुने और देखे हैं। आज उनमें से एक शेयर करूंगा। वाकयात सुनाने से पहले कुछ शिकायत हैं, जैसे कि आप दो दरिया को बिला वजह बदनाम कर रहे थे शो में, जबकि दुनिया जानती है कि रेस्टोरेंट्स टूटने की वजह जिन्नात नहीं, डीएचए प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। चले नहीं, आपको मैं इधर पहले एक सेकंड रोकता हूं। मैंने ये नहीं बोला था कि इस वजह से वो रेस्टोरेंट सारे टूट गए। मुझे पता है वहां पे कौन सी कंपनी है जो बहुत इंटरेस्टेड है उस जगह को खरीदने के लिए, आधी ज्यादा खरीदी भी गई है, उधर बड़े बड़े हाई राइज अपार्टमेंट्स बनने। उनमें से चंद रेस्टोरेंट्स ऐसे थे जिनके मालिकान ने मुझसे खुद बोला है कि हमारे रेस्टोरेंट्स में, हमारे एरियाज में ये वाकयात होते हैं। अभी भी जो बहुत सारी जगहें बंद हैं, कभी आपका अगर मौका मिले तो आप जाके उस जगह का हाल देख लेगा। सिवाय 2 या 3 रेस्टोरेंट्स के अब वहां पे जो लाइन लगी हुई थी वो सब बंद हो चुके हैं। एंड बिल्कुल यूर राइट, इन वजूहात की वजह से नहीं, लेकिन ये भी एक वजह थी चंद रेस्टोरेंट्स को बंद करने की। सेकेंडली, अब उनके जो ईमेल है बाकी वो ये है कि सेकेंडली एक रिक्वेस्ट है। आपने कहा था कि एक बार आपके शो में एक कॉलर ने कॉल के बीच में पजेस हो गई थी। बिल्कुल हो गई थी, और वो सीजन 1 की बात है। तो सीजन 1 तो मेरे पास मौजूद ही नहीं है, आज से 10 साल पुरानी बात हो रही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो
अगर किसी को YouTube पे आपको मिल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। खैर, ऑल्सो 2 वीक्स पहले आपने आया चंडीगढ़ रोड पर एक बैंक के हेड ऑफिस का जिक्र किया था। अगर वो डैश डैश बैंक की बात हो रही है तो लेट मी नो, आई विल शेयर अ रियल इंसिडेंट। आई डोंट थिंक सो कि वही बैंक था, क्योंकि उन साहब ने भी मुझे बैंक का नाम नहीं भेजा था, लेकिन आप मुझे जरूर बताइए वहां का इंसिडेंट। खैर, वो कहते नाउ आई वांट टू शेयर अ रियल इंसिडेंट जो कि मेरे फादर का है। निजारी, जो कि हैदरी कराची का इलाका है, बचपन में मेरे वालिद वहां एक रेंट के मकान में रहते थे। मकान की प्रेमिसेस में एक आम का दरख्त इन्होंने प्लांट किया था, जो कि अब पूरा दरख्त बन चुका था और उसके नीचे एक झूला बनाया गया था। एक रात अब्बू को नींद नहीं आ रही थी तो लेट नाइट गार्डन में झूला झूलने चले गए। वो झूला झूल रहे थे कि उनको लगा कि पीछे से कोई उनको पुश कर रहा है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब्बू ने इग्नोर किया कि शायद वहम है। कुछ देर बाद दोबारा ऐसा फील हुआ कि कोई पीछे से धक्का दे रहा है। उन्होंने अचानक पीछे मुड़ के देखा तो कोई चिंगारी सी चीज स्पार्क हुई और गायब हो गई। वो खौफजदा होकर जाकर सो गए। कुछ दिन बाद मालिक मकान ने उस घर में विजिट किया, उस दरख्त को देखा। उस दरख्त पे फल आ चुके थे। बहुत खुश हुआ और उसने जाते वक्त कह दिया कि कल मैं अपना एक बंदा भेजूंगा जो कि ये सारे आम ले जाएगा, क्योंकि वो दरख्त दादा ने प्लांट किया था। अब्बू को बहुत गुस्सा आया और अगले दिन ही उस गुस्से में उन्होंने वो दरख्त कटवा दिया। उसके बाद से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई। एक दिन अब्बू रूफ पर पढ़ाई कर रहे थे कि कहीं से उनको जोरदार धक्का लगा और वो छत से गिर गए और सिवियर इंजर्ड हुए। कुछ दिन बाद अब्बू की तबीयत खराब होना शुरू हो गई और वो बुखार की हालत में ऑल फॉल बकने लगे। अब्बू के एक दोस्त थे जिनका नाम मसूद था। उन्होंने अब्बू की हालत देखी तो कुछ दिन के लिए अब्बू के पास आ गए। रात में अब्बू और वो एक ही रूम में सोते थे। सुबह जब उठे तो मसूद साहब ने कंप्लेन की कि कादिर, जो कि इनके वालिद साहब का नाम था, उन पर चढ़ के उनका गला दबा रहे थे। और अब्बू ने भी एग्जैक्टली यही कंप्लेन की मसूद साहब के बारे में कि वो अब्बू के ऊपर चढ़ के उनका गला दबा रहे थे। प्रोबेबली दोनों ही पोजेस्ड हो चुके थे उस वक्त। खैर, दोस्त अपने घर वापस चले गए और अब्बू की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। अब्बू वायलेंट होने लगे और फीवर किसी डॉक्टर से भी काबू नहीं हो रहा था। ठट्टा से चंद किलोमीटर पर एक मजार है जमील शाह दफ्तर का। मेरे दादा उनके मुरीद थे। आखिरी उम्मीद के तौर पर वहां विजिट किया। वहां पर किसी ने बताया कि आपने जो अपने घर में वाक़े दरख्त था, जब उसको काटा तो वहां जिन्नात का एक आशियाना था, लिहाजा वो अब बहुत गुस्से में हैं और रिवेंज ले रहे हैं और अगले दिन शाम से पहले वो घर अगर आप लोग खाली कर दें तो इनकी जान बच जाएगी। इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल कि एक दिन में घर खाली हो जाए, लेकिन किसी भी तरीके से उन सब ने मैनेज किया और उस घर को खाली कर दिया। अब्बू को जिंदगी भर के लिए उस गली से गुजरने को भी मना किया। और भी वाकयात हैं, जिंदगी रही तो आपसे शेयर करूंगा। ज़ीशान। खैर, कुछ बातें हैं जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग किया करते थे। जब मैं अपने बचपने में था तो हर एक यंग लड़के की तरह अपने बड़े बुजुर्गों को ये कह देता था कि इनको क्या मालूम, ये तो पुरानी दखन सी बातें कर रहे। तो मुझे याद है कि हमारे घर में भी पीसीएच जब हम रहते थे तो वहां पे नीम के दरख्त बहुत हुआ करते थे पहले, बहुत। तो हम लोग रात को भी खेला करते थे। उस वक्त तो ये मोबाइल चोरी, स्नैचिंग, किडनैपिंग ये सब चीजें नहीं होती थी। वो पुराने पुराने मोहल्लेदार होते थे। तो अक्सर मेरी दादी जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती थी कि वो घर के बाहर
सीट लगा के बैठती थी और मैं जब तक खेलता रहता था वो मुझे देखती रहती थी। तो अक्सर मुझे जो है मगरिब के बाद मना करती थी कि ये दरख्त के नीचे नहीं खड़े हो। और भी जितने बच्चे होते थे उन सबको मना करते थे सब। तो हम सब छोटे थे तो मजाक उड़ाते थे, क्या हो गया दादी को, तुम्हारी दादी कितनी वैसी हैं, ये फलाना ढिमकाना। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हम बड़े होते जा रहे हैं, तो कुछ कुछ बातें जो कि साइंटिफिकली शायद लॉजिकली इलॉजिकल हो, लेकिन उनका असर पुख्ता होता जा रहा है। बहुत कॉमन सी बात है, लॉजिकल भी है कि आप दरख्त के नीचे खड़े हैं, आप शोर शराबा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जिन्नात को जरा साइड में कर दें, उस दरख्त के ऊपर कितनी चिड़ियां हैं, कितने परिंदे रहते होंगे, वो डिस्टर्ब होते होंगे। आपके वैसे ही डिस्टर्ब होंगे जैसे आपके कमरे, आपके बिस्तर पे, आपके सोने के टाइम पे आपके दोस्त आके हल्ला गुल्ले करने लग जाएं और आपको नींद आई हुई हो। अब का जो टाइम है जिसमें मैं और आप अभी जिंदा हैं, आने वाली नस्लों को ये जब बताया जाएगा कि हम एक ऐसे टाइम से गुजरे हैं जहां हम अपने माँ बाप से भी नहीं मिल पाते थे, हम सब कुछ होने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, तो वो भी शायद कहें कि क्या बेकार की कहानियां बता रहे हैं, ऐसा कब होता होगा। लेकिन हकीकत क्या है ये आप जानते हैं। वेल, हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं 02134326675 या फिर 02134326676, वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। लास्ट शो में एक साहब ने हमें एक फैक्ट्री के बारे में बताया था, उसका नाम मैं भूल गया, SM ऐसी कुछ, जहां पे, हाँ SM, उसके बारे में मैंने रिसर्च की तो बहुत सारे आर्टिकल्स आए हुए थे और इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आए हुए थे जो हॉरर कहानियां जो हैं वो सुनाते हैं, लेकिन किसी भी अखबार में, किसी भी चैनल में उसके बारे में नहीं खबर थी। तो अब क्या पता कि हो सकता है किसी की शरारत हो या फिर हकीकत हो और उस बात को छुपाया जा रहा हो, अल्लाह ही जानता है। खैर, हमारी टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं, अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं और आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया है जहां पे आपको लगा हो कि आपके अलावा भी कोई ऐसी मखलूक है जिसको आप देख नहीं सकते, मौजूद है, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है। कौन बात कर रहे हैं जनाब? अब मैं खालिद बात कर रहा हूँ शादी गार्डन से। खालिद साहब कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है जी। पहले भी आपसे बातचीत करी थी। अच्छा। तो मुख्तसर ये है कि असल में यादें हैं बहुत पुरानी, क्योंकि ये आपका प्रोग्राम मुझे सुनते हुए तकरीबन 2 साल मेरे ख्याल हो गए होंगे। सही। तो बहरहाल मैं पहले तो कॉल बिल्कुल सुनता रहता था, अब कहीं जाके ये तकरीबन 1.5 साल पौने 2 साल से कुछ इंटरेस्ट हुई, कुछ माजी के कुछ ऐसी यादें हैं, मैंने कहा कि आपसे शेयर कर लूं को जो इससे शायद रिलेटेड लगे आपको, मैंने कहा आपको बताऊं कुछ। बताइए। तो अब ये मैं वाकया आपको बता रहा हूँ 1971 का। और सही है। जब मैं 9th क्लास में पढ़ा करता था, 9th क्लास में। सही। तो अब ये समझने का, आप डिगरोड स्टेशन से उतरेंगे तो आगे एक बेस है एयरफोर्स वालों का, अगर कभी आपको जाना हुआ हो। अगर वो डिगरोड का इलाका कहलाता है, जहाँ पे एक मेथोडिस्ट सेकेंडरी स्कूल भी है बिल्कुल बाहर, और अंदर वो बेस बना हुआ है एयरफोर्स का। सही। तो वहां से मैंने मैट्रिक किया था मेथोडिस्ट से, और वालिद साहब एयरफोर्स में थे तो वो अंदर मतलब रहा करते थे।
तो ये वाकया मतलब इस तरह से हुआ था कि एक जानने वाले थे, उन्होंने मतलब है कि वहाँ पे ये होता था कि जो रायशी इलाके थे पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ लोग जो भी वहाँ पे आ जाए, जिनकी पोस्टिंग हो जाए वो लोग आ जाते थे, पंजाब के, पेशावर के और सिंध के, कोई भी हो XYZ, मतलब सब मिलके रहते थे फैमिली की तरह सारे। सही। तो मुख्तसर ये कि एक जानने वाले थे, तो उनकी बेटियां थी, तो उन्होंने बेटे के लिए मतलब है कि हमें पता चला था कि उन्होंने दूसरी शादी करी है। अच्छा। मुख्तसर ये कि वो फैसलाबाद के थे और वो शादी करके और अपनी दूसरी बीवी को लेकर आए घर, मतलब और तो वो मतलब लाइफ चलने लगी नॉर्मल। गालबन 2-2.5 महीने होता रहता हूँ कि एक दिन हम लोग छुट्टी का दिन था, इतवार का, गालबन हम लोग खेल लेते, तो हमें कुछ वो लगा अजीब सा कि वो सुबह सुबह पूरा घर साफ कर रहे थे मतलब। तो हमने कहा कि हम दरवाजे पे आगे, मतलब वो दरवाजा खुला हुआ था, तो पूरे घर में ना वो मतलब रेड रंग के छींटे पड़े हुए थे सारे, जैसे किसी ने खून फेंका हुआ हो। सही। तो हमने कहा अंकल खैरियत, कह रहे थे नहीं बेटा कोई ऐसी वो नहीं है। वो बहरहाल वो साफ कर रहे थे सारे, मतलब बहरहाल ये कि हम लोग देखने लगे लड़के साहब, हमने कहा यार ये क्या मतलब लाल लाल से धब्बे पड़े हुए हैं। बहरहाल उन्होंने वो पूरा साफ किया पूरे उससे तरीके से। तो उसके बाद फिर दिन में ये हुआ कि महल्ले की औरतें वगैरह आई, तो पता चला कि ये कोई ऐसा वाकया हुआ है कि रात में किसी ने लगा जैसे छींटे वगैरह खून के मतलब कि डाले पूरे घर में। और उसके बाद उन्होंने फिर वो अपने कमरे में जो बक्स वगैरह थे वो चेक किए, तो उसमें जो कपड़े थे मतलब वो ऐसे थे जैसे किसी ने काटे हुए, मतलब बाकायदा कीमती कपड़ों को अगर वो काट दिया जाए वो सब हैरान, मतलब सारे बड़ा मशहूर हुआ मतलब ये किस तरह से हुआ। तो बहरहाल ये था कि फिर उस वक्त जो हमें पता चला, बताया गया कि ये कोई वो कहलाता है जादू कोई, और कोई कहीं से भी मतलब करता है तो उसके असरात आते हैं मतलब। तो ये बात तो बहरहाल हो गई। उसके बाद फिर वो पता ही चला कि उनको बताया, किसी बुजुर्ग को बताया किसी ने, तो उनकी जो बड़ी बेटी थी वो भाइयों की तरह ही मुझे समझती थी, तो कहने लगी खालिद भाई आप मेरे साथ चलिएगा। मुझे उस वक्त तो वो इलाका याद भी नहीं है, कोई वो कहीं लेके जाती थी डालमिया साइड पे, 71 की बात है, तो कुछ वो पानी पड़ के कोई बुजुर्ग देते थे उनको, वो लेकर आती थी। बहरहाल वो काफी दिन तक जब तक लेके जाती रही, मैं जाता रहा। तो बहरहाल ये था कि फिर ये मतलब एक दफा हुआ था, फिर नहीं हुआ मतलब वाकया। तो ये एक मेरी मेमोरी में था, मतलब कि मैं सुना करता था। फिर जब मैं बड़ा हुआ काफी दफे पता चले कि भाई ये मतलब इस तरह से भी जादू होते हैं सारे। नहीं तो ये मुझे बताएं कि वो जादू किया किसने था? वो ये बस ये आया था कि ये जहाँ से ये शादी कर लाए थे, तो उनके जो फर्स्ट वाइफ के जो लोग थे रिश्तेदार वगैरह, वो शायद नहीं चाहते थे मतलब। और वल्ला आलम के ये उतना दूर का इलाका, लेकिन वो कह रहे थे कि ये उन हदूदों से मतलब एक आजाद होता है, मतलब जब ये जाते हैं। अब वल्ला आलम के इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, लेकिन अब तक भी यही सुनने में आया कि चीजों का मतलब है इस तरह, मतलब सारा मतलब वो समझ लें कि उन्होंने उसमें किया था कि ये ताकि ये मतलब वो हो ना सके, रह ना सके सही तरह। लेकिन बहरहाल फिर वो वक्त में किया, वो अल्लाह वाले तो थे, नमाजी परहेजगार थे। बहुत अरसा हुआ, फिर वो लोग क्या हुआ कि अपने चले गए फैसलाबाद, और बहुत अरसे बाद वो आए। ये बात मैं कर रहा हूँ कि 71 के बाद आप 2000 में आ जाए या 95 में आ जाए, तो वो हमारे घर रिफायन में लोग रहा करते थे, वहाँ मिलने आए। पता ही चला कि उनके और भी सेकंड वाइफ से बेटियां भी हुई और फिर अल्लाह ने बेटे भी उनको दे दिए। तो बहरहाल ये था कि बड़ा खुशगवार टाइम उनको गुजर रहा था। तो मुझे वो वाकई याद आ जाता था जब मैं उनको देखता था, ये मतलब। तो ये वाकई था मेरी मेमोरी में मतलब। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चले सही है, फिर बहुत भी दिमाग में आ रहे हैं, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं, नहीं तो नहीं अभी टाइम कम है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। मैं रखूंगा ये। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिर आपका। ठीक है।
चले जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब हसन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मिनाज भाई, अपना खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हसन किधर से कॉल कर रहे हैं आप? जी मिनाज भाई, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या करते हैं हसन आप? मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ पुलिस में। पुलिस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? जी मिनाज भाई, आप तो परफेक्ट कैंडिडेट हैं मुझे इन वाकयात के बारे में बताने में। ये वाकयात तो बहुत हैं, बस मैं सुनाना चाहता हूँ। असल में एक वाकया मेरे साथ पेश आया। अभी मैं 2019 में गया मिनाज भाई सवात ना। सही। तो सवात में मेरा कयाम हुआ अपना मालन जब्बा पे। सही। तो मालम जब्बा है, जाहिर सी बात है, पहाड़ों पे वहाँ पे होटल वगैरह बने हुए कम थे। वहाँ पे रिहाई भी मैंने देखा कम थी बहुत। मालम जब्बा पे तो आई थिंक 2-3 ही होटल हैं बने हुए। जी बिल्कुल 2-3 ही है बस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बिल्कुल हमारा जो होटल था हमें अच्छा मिला, टॉप पे था, बहुत खूबसूरत बना हुआ था। हमें रेंट भी बहुत उसका हमें ना कम पे मिला, सिर्फ 1,500 रुपए में ना, और तकरीबन बहुत बड़ा कमरा था। तो ये है कि असल में हमारे साथ बंदे ज्यादा थे तो हमने डिवाइड कर लिया, इस तरीके से कर लिया कि 3 एक बंदों के लिए कर लिया और 4 एक बंदों के लिए कर लिया। टोटल 7 बंदे थे। सही। जो 3 जो थे वो हम तीनों कजन थे और जो 4 थे वो अलग से बंदे हमें आगे पंजाब वगैरह से मिल गए थे। तो हुआ कि ये कि हमने होटल वगैरह ले लिया, हमने सामान वगैरह रख दिया। अब जो मगरिब से पहले का वक्त हुआ तो मेरा एक कजन आया। मैं ना असल में अपने कमरे में नहीं, बराबर वाले कमरे में बैठ गया था। तो पंजाब से जो आए हुए थे ना लड़के, तो मेरा कजन आया, कहने लगा हाँ क्या हुआ? मैंने बोला क्या हुआ, मतलब क्या कह रहे हो? कहने लगा तुमने मुझे आवाज दी। मैंने बोला मैंने तो तुम्हें कोई आवाज नहीं दी, मैं तो इन सबसे बात कर रहा हूँ। कहने लगा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने मुझे 3 मरतबा आवाज दी तो मैं तुम्हारे पास उठ के आया हूँ। मैंने बोला यार कैसी बेवकूफी वाली बात कर रहे हो, इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी से भी पूछ लो मैंने आपको आवाज दी। उन्होंने बोला कि भाई इसने आपको आवाज नहीं दी है, आपको मुगालता आराई हुई है। तो फिर ये हुआ कि बाद रफा दफा हो गई। मैंने बोला चलो भाई रहने दो। अब हुआ ये कि रात का टाइम हुआ तो हम भूल भुला गए। अब रात का टाइम क्या हुआ तो हमने कमरे में बिल्कुल अंधेरा, तो मैंने क्या करा, वॉशरूम की लाइट जलाई और वॉशरूम का दरवाजा खोल दिया। अब हम तीनों सुकून से सो गए। अब क्या था, जो हमारा होटल जो था ना उसकी जो खिड़की थी ना मिनाज भाई, वो खुलती सामने बिल्कुल जिससे इधर पहाड़ होता है, जंगलास्ता होता है, बिल्कुल जंगल जैसा होता है। तो नीचे दरख्त वगैरह बेतहाशा। सही। तो मतलब नीचे ऐसा नहीं था कि बंदा कूद जाए वगैरह, मतलब चले जाए नीचे से रास्ता नहीं था, मतलब बिल्कुल टॉप पे था, पहाड़ पे बना हुआ था ना। मैं आई थिंक समझ गया कौन से होटल की बात कर रहे हैं। उसका बहुत बड़ी सी बैल्कनी थी एक। बिल्कुल 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 बहुत बड़ी सी है, बिल्कुल ना शीशा लगा हुआ ट्रांसपेरेंट था। बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने बाथरूम की लाइट जलाई और हमने बोला चलो यार इतनी तो रोशनी हो गई, वरना टीवी होता तो हम टीवी चला के बिलफर्स सो जाया करते थे, चलो इतनी रोशनी हो कि अपना हाथ तो नजर आए। तो बाथरूम की लाइट जलाई, दरवाजा खोला और सो गए। महराज भाई रात में हमारे एक कजन तो सोता रहा, लेकिन मैं और मेरे साथ एक और जो मेरा कजन था ना, हमारी आंख खुली किस चीज से, हमें लग रहा जैसे ना हमारी खिड़की पे बिल्कुल ऑन द स्पॉट कुत्ता या भेड़िया जैसा आके इतना बुरा रो रहा, और हम दोनों की एक साथ आंख खोली और इतना खौफ हमारे दिल में बैठ गया। ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से आवाज नहीं आ रही, अगर नीचे से आती आवाज तो बड़ी गूंजती भी आती, लेकिन ऐसा लग रहा कि खिड़की में से आ रही है। और साथ में एक और ये साथ वाकया हुआ कि जो हमने बाथरूम की लाइट जलाई थी ना, वो बाथरूम की लाइट बंद। अब हम लोग इतना खौफजदा हो गए, डर गए, बड़ी मुश्किलों से नींद आई, हम लोग सोए। तो अल्लाह करके मैंने सुबह उससे पूछा जो कजन सो रहा था, मैंने बोला यार तुम तो उठ नहीं पाए, तुम्हें तो बिल्कुल बेखबर सो रहे थे, ये बताओ तुमने रात में वॉशरूम की लाइट बंद करी थी? कह रहा भाई मैं तो उठा ही नहीं, तो मैं वॉशरूम की लाइट किस तरीके से बंद करता? फिर तीनों ने आपस में पूछा तो उन्होंने बोला भाई हम रात में वॉशरूम गए ही नहीं। तो मतलब ये वाकया था। फिर हम बराबर वाले कमरों में गए तो उनसे पूछा तो कहने लगे हमारे तो ऐसा वाकया पेश तो नहीं आया, हमें कुत्ते की तो कोई आवाज नहीं है, यहाँ तक हमारा कमरा बराबर में था। तो हमने बोला यार ये कैसा है कि हमें इतनी खतरनाक तरीके से ये आवाज आई कि हम डर गए, और डर के दोनों एक साथ उठे कि यार ये क्या है, और बाथरूम की लाइट भी बंद, तो हमें समझ नहीं आया ये क्या है। तो सिर्फ आवाज आई थी, आपने कोई देखी भी थी चीज? नहीं मिनाज भाई देखी नहीं थी, लेकिन यकीन माने एक तो नीचे से आवाज आती ना, मतलब नीचे जंगल से तो आवाज गूंजती हुई से आती, ऐसा लग रहा है जैसे खिड़की में ना, खिड़की हमने खोली भी थी हवा के लिए, सितंबर का मुहर्रम चल रहा था, गर्मी के दिन थे। तो ये था कि हमने खिड़की खोल दी तो खिड़की में ऐसा लगा जैसे खिड़की के अंदर से ना बिल्कुल पास से बड़ी बुरी तरीके से कुत्ता रो रहा है, और खुली भी हमारी ना एक साथ आंख। चले, लेकिन ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना कि हो सकता है वो जानवर ही हो, क्योंकि वो तो जंगल इलाका है पूरा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मिनाज भाई ये असल में ये है ना कि हम लाइट जला के सोते वॉशरूम की, सही है, खटका सुबह बंद, लाइट बंद, हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम उठ के ना वॉशरूम की लाइट दोबारा खोल लें।
अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, यहाँ जैसे ये इलाके हैं ना, जैसे मरी तो चले फिर भी अब बड़ा एक शहर हो गया ऑलमोस्ट, सवात हो गया, ये मालम जब्बा हो गया, यहाँ के लोग पता है क्या करते हैं, जब रात हो जाती है ना तो वो लाइटें बंद कर देते हैं जी, वो जनरेटर ऑफ कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे असल में बिजली थी, जनरेटर नहीं था, लेकिन अगर वो लाइट ऑफ भी कर देना तो हमारा खटका क्यों बंद होता? मिनाज भी असल बात ये है ना, खटका क्या? सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लाइट बंद कर देने, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मिनाज भाई खटका बनता ना, तो हमने तीनों आपस में पूछा कि यार तुमने वॉशरूम गए थे, तुम वॉशरूम गए थे, तो बोला भाई कोई भी वॉशरूम नहीं गया था रात में। नहीं, क्योंकि जो आप मुझे बता रहे हैं ना जिस होटल का, जी, वो जहां तक मुझे लग रहा है, जो मुझे एहसास हो रहा है, मैं अभी कोई 2-2.5 साल पहले सवात गया था। जी। उस वक्त मालम जब्बा की वो रोड बन रही थी, नहीं बन रही थी, तो हमें जाने में, ऊपर पहुंचने में कोई 2-2.5 घंटे लग गए थे। जी। आई थिंक ज्यादा ही लगे थे, मुझे याद नहीं। तो हम जब पहुंचे तो उस वक्त मगरिब का टाइम होने ही वाला था, तो हम लोग वो उस होटल पे गए, वो बड़ा सा होटल था, उधर कोई भी नहीं था, ऑब्वियसली क्योंकि रात का, अब मगरिब का टाइम होने वाला था, तो सारे लोग नीचे उतर रहे थे, हम ऊपर चढ़ रहे थे। खैर हम गए, हमने सोचा भी एक सेकंड के लिए कि हम चलो रुक जाते हैं इधर, लेकिन जो उधर का माहौल देखा ना, कि सर्दी तो बहुत थी, ऊपर से कोई था ही नहीं उस वक्त, उस पूरे इलाके में मालम जब्बा में कोई नहीं था जी। तो हमने बेहतर यही समझा कि हम नीचे उतर जाएं। और फिर अब मुझे याद है कि पता नहीं अब आप लोग उस रास्ते से उतरे कि नहीं उतरे, मालम जब्बा से वापस सवात की तरफ उतरने के लिए एक अलग से रास्ता है जी, बिल्कुल अलग से रास्ता, जो एक बिल्कुल पतली की तरफ से आता है, वो नहीं, एक बिल्कुल पतली सी रोड है, बिल्कुल पतली सी, कि एक गाड़ी ही गुजर सकती है उसमें से बस, और वो लिटरली वो जंगलों के बीच में से निकलता है, वो एक शॉर्टकट है जी, जहाँ पे आपको 3-4 घंटे लग जाते हैं उतरने में, वो रास्ते है जहाँ पे आप 1-1.5 घंटे में वापस शहर में उतर जाते हैं। और मैं तमाम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, शायद मेरे पास तस्वीरें हों उस जगह की, उतरने की वीडियोस हों, कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं था उधर जी, लेकिन अगर हो जाता ना तो मुझे कंफर्म था कि मेरा तो हार्ट फेल हो जाना था, क्योंकि वो जंगल इलाका, वहां पे सिर्फ जानवरों की आवाजें आ रही हमें, और दूर दूर तक कोई इंसान, ना इंसान बंदा, ना बंदे की जात, बिल्कुल, और सिर्फ एक हमारी गाड़ी चल रही, और सिर्फ एक ट्रैक था जिसपे अगर सामने से गाड़ी आ जाती तो हमें नहीं पता था कि क्या होता, फिर बिल्कुल गुजरने का रास्ता ही नहीं होता। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन, थैंक यू मिनाज भाई, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने एक ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज बिलाल, और मैं आपको अपने बड़े भाई का एक वाकया बताने लगा हूँ। आज से 7 या 8 साल पहले मेरे बड़े भाई आबिद हुसैन, जो कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजमत करते थे, उनकी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़े एक स्कूल में लगी। वो स्कूल 5 स्टार चौरंगी, जहां पे अहले तशी की मस्जिद है, उसके बिल्कुल पीछे है। वो कहते हैं कि रात में बाहर गेट पर उनकी ड्यूटी हुआ करती थी। एक पठान चौकीदार जो दिन में होता था, वो रात में मेन गेट का ताला लगाकर अंदर एक रूम में जाके सोता था। वो चौकीदार बहुत पुराना था और मेरा भाई बाहर ड्यूटी करता था। वो बताता था कि स्कूल में 2 बड़े इमली के पुराने दरख्त हैं। अब 3 दिन के बाद वो देखता है कोई तेजी से भागकर आया और उसके पास रुका हो, लेकिन वो पलट के देखे तो कोई ना हो। दरख्तों में से इमली का गिरना साफ आवाज आती, लेकिन सुबह होती तो कुछ भी नहीं गिरा होता। छत से ढोल बजने की आवाज आती, पर छत पर देखो तो आवाज बंद हो जाती। पत्थर उसकी जानिब गिरते वो गौर करे तो मालूम ना हो कि किसने फेंका। उसने चौकीदार से पूछा कि मेरे साथ ऐसा होता है। वो कहने लगा कोई नुकसान नहीं देंगे,
क्योंकि मैं भी अंदर सो जाता हूं और ये सब रात 1 बजे से फजर की अजान तक खत्म होता है। मजे की बात यह है कि दिन में गार्ड के पास वेपन होता था, जबकि रात में मेरे भाई को कोई वेपन नहीं दिया जाता था, क्योंकि गार्ड मेन गेट अंदर से लॉक करके सो जाता था। वहां कोई गार्ड नहीं रुकता था, और कोई भी नया गार्ड जब 3 दिन गुजर जाते थे तब ये सब स्टार्ट होता था, और ये बंदा यहां से चला जाया करते थे। 15 दिन 20 दिन ज्यादा। मेरे भाई ने भी 15 दिन ड्यूटी करने के बाद वो जगह छोड़ दी, लेकिन वो स्कूल, वो बिल्डिंग आज भी मौजूद है। वहां की खास निशानी 2 इमली के घने पेड़ हैं। जिस स्कूल का ये नाम ले रहे हैं वो मैं बचपन से स्कूल में पढ़ा हूं। उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में एक्चुअली। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन जिन ब्रांचेस में हम पढ़े, मैं पढ़ा स्पेशली, उन ब्रांचेस के बारे में जब मैं पास आउट हो गया उस ब्रांच से, तो मेरे दोस्त या टीचर्स या वहां के काम करने वाले लोग बताया करते थे कि ऐसे ऐसे वाक़यात इधर होते हैं। जैसे मुझे याद है कि एक लेबोरेटरी हमारी बंद कर दी गई। कई दफा पूछा स्टूडेंट्स ने कि आखिर ये लेबोरेटरी क्यों बंद कर दी। किसी ने ऐसे ही बस। जब हम पास आउट हो गए, स्कूल से निकल गए, तो हमारे उन्हीं टीचर्स में से एक टीचर ने बताया कि वो लेबोरेटरी असल में हॉन्टेड थी, और अक्सर औकात उस जगह पे, उस लेबोरेटरी में बच्चों के साथ वाकयात पेश आते थे, टीचर्स के साथ वाकयात पेश आते थे। यहां तक कि रात में जो चौकीदार या पियून वगैरह उस स्कूल में रहा करते थे, उनका कहना था कि अक्सर रात में लेबोरेटरी की लाइट ऑन हो जाया करती थी, दरवाजे खिड़कियां खुल जाया करते थे, और ऐसा महसूस होने लग जाता था कि जैसे बहुत सारे लोग उस लेबोरेटरी में हों। जब जाके देखते तो कोई भी नहीं होता, लेकिन लाइटें, पंखे वैसे ही जलते थे। जब ज्यादा वाकयात होना शुरू हुए तो आलिम दीन को बुलाया गया। उनको जब दिखाया गया वो जगह, तो उन्होंने बताया कि इस जगह को बंद ही कर दें तो ज्यादा बेहतर है, वरना ये आगे जाके नुकसानदेह हो सकते हैं। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके बारे में हमें शायद 20% ही पता नहीं है। हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें तो ये नहीं मालूम कि अभी जिस जगह पे बैठे हुए हैं वहां पे हम अकेले भी हैं कि नहीं। हमें उस मखलूक की ताकत का ही नहीं पता। उनकी हिस्ट्री के बारे में हमें इतना नहीं मालूम। ये जरूर मालूम है कि हम इंसानों से हजारों साल पहले ये मखलूक इस दुनिया में, इस कायनात में थी, है। हमसे पहले, हमारा बिलीफ है कि हमसे पहले हमारे खुदा की इबादत ये जिन्नात करते थे। ऐसे ऐसे वाकयात हैं इस दुनिया में कि जिसको जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि एक दिमाग का एक हिस्सा कहता है कि ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दूसरा हिस्सा कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके बारे में आप लॉजिक्स ढूंढना चाहें तो नहीं मिल पाते। जैसे कि दुनिया के इतने बड़े बड़े मिरेकल्स हैं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, पिरामिड्स कैसे बने, किस तरीके से बने, ये अगर आप
में घुसना शुरू हो तो आपको रियलाइज होगा कि ये हजारों टन वेट पिरामिड्स के एक ब्लॉक का है। उनको उठा के कैसे लेके आए, क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई होगी, फलाना ढिमकाना XYZ। तभी वो मिरेकल्स भी हैं। लेकिन उन मिरेकल्स का क्या जिनके बारे में इंसानों को शायद इल्म भी नहीं। यूरोप में एक होटल है जिसको दुनिया का सबसे खतरनाक होटल कहा जाता है। हिटलर के टाइम पे उस होटल को, वो असल में पहले एक हॉस्पिटल था। हिटलर के टाइम पे उस हॉस्पिटल को कन्वर्ट किया गया एक जेल में, जहां पे कैदियों को रख के उनके साथ हर किस्म का टॉर्चर किया जाता था। और उस टॉर्चर की वजह से बहुत सारे प्रिजनर्स थे जो अननेचुरल डेथ मर गए थे। उसके बाद वो जगह अबैंडन कर दी गई और कई सालों के बाद उस जगह को होटल बना दिया गया। होटल भी बिल्कुल उसी तरीके का बनाया गया जिस तरीके का जेल होता है। वैसे ही जब कस्टमर्स होटल आते हैं तो उनको ट्रीटमेंट भी एक कैदियों वाली ही मिलती है। वहां के रूम्स जो हैं वो वैसे ही रूम्स हैं जो उस जमाने में जेल के हुआ करते थे। बस एक चीज जो नहीं है उस जगह पे वो ये है कि अक्सर रात को लोगों ने शिकायत की है कि उनको लोगों के रोने की आवाजें, चीखने की आवाजें, दर्द में कराने की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें आती हैं। और जब जाके लोग देखते हैं उस जगह पे तो वहां कोई नहीं होता। एक औरत दिखाई देती है एक प्रिसाइसली एक रूम में, जिसका नंबर मुझे याद नहीं आ रहा। कहते हैं जब भी कोई उस होटल के बाहर से उस रूम में देखता है तो खिड़की के साथ ही एक औरत खड़ी हुई नजर आती है जो कि ऐसा पोर्ट्रे कर रही होती है कि वो शायद सुसाइड कर लेगी। और जब लोग बढ़ते हैं मदद करने के लिए तो वो औरत उस खिड़की से छलांग भी लगा देती है। हैरत की बात उस वक्त होती है जब लोग जाके उस जगह पे देखते हैं जहां पे वो गिरी होती है, तो वहां कोई नहीं होता। तो ऐसे वाकया तो बहुत होते हैं, ऐसी जगहें तो बहुत हैं। खैर, अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं। एक और ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम दानिश है, मैं लांडी टाउन में रहता हूं। ये स्टोरी मेरे एक दोस्त की है जिसका नाम बताना मैं नहीं पसंद करूंगा। आज से 1 साल पहले मैं और मेरा एक दोस्त एक कारखाने में काम करते थे। एक दिन मुझे मेरे दोस्त ने कहा मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि आओ नमाज पढ़ने चलते हैं। खैर, पहले तो उसने मना कर दिया और फिर हम दोनों नमाज के लिए चले गए। असर की नमाज के बाद जब मैं मस्जिद से निकला तो वहां पर मेरा दोस्त नहीं था। काफी इधर उधर देखने के बाद भी वो नहीं मिला। फिर मैं कारखाने चला गया। वो वहां पे खामोश बैठा हुआ था। मैंने बात करने की कोशिश की पर वो कोई जवाब ना दे। फिर अचानक उसने रोना शुरू कर दिया। तमाम लोग उसे देखकर बहुत परेशान थे। बाद में वो ठीक हो गया। अगले दिन उसे बहुत उल्टियां होने लगी। फौरन हम उसे हॉस्पिटल ले गए और वो नॉर्मल हो गया। कुछ दिन बाद जो हुआ वो खतरनाक था। अचानक उसे बहुत उल्टियां आने लगी, मगर उसे उल्टी नहीं होती। उसके सीने में बहुत दर्द होने लगा। पूरे रास्ते उसकी सांस रुक रही थी। मैं उस पे दम किए जा रहा था। अल्लाह अल्लाह करते हम हॉस्पिटल पहुंच गए और फिर डॉक्टर ने चेकअप किया और हमें कहा कि ये पुलिस केस है,
इसे फौरन जिन्ना हॉस्पिटल ले जाएं। हम जब जिन्ना हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां डॉक्टर ने कहा इसने क्या खाया, जबकि मेरे दोस्त सुबह से कारखाने में ही था और वो मशीन में काम कर रहा था। खैर, पुलिस तक ये रिपोर्ट पहुंच गई और पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लग गए। नेक्स्ट डे जब हम उसके घर गए तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, पहले की तरह। कुछ दिन बाद उसने फिर कारखाने को ज्वाइन किया और नॉर्मली काम करने लगा। एक हफ्ते बाद उसने फिर अचानक रोना शुरू कर दिया, आसपास की चीजें फेंकने लगा और बहुत खौफनाक आवाजें निकालने लगा। जब उसकी ये हालत होती तो तमाम लोग उसे छोड़कर भागकर चले जाते। वो इस कदर चीखता था कि दूर दूर तक उसकी आवाज जाती थी। कभी जानवरों की आवाजें निकालता, कभी किसी औरत की, कभी किसी आदमी। वो साफ चीखता था तो कोई बात नहीं करता था। एक दिन उसके घर वालों को बुलाया तो उन्होंने एक बोतल में पानी दिया, जिसको पीने के बाद वो नॉर्मल हो गया। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और वो मुझे अक्सर कहता वो मुझे मार देगी, वो मेरे ख्वाब में आती है और बहुत खूबसूरत है। 15 दिन बाद मेरे दोस्त किसी लड़की से कॉल पे बात कर रहा था और अचानक उसने अपना मोबाइल फेंक दिया और चीखने लगा, अपना सर दीवार पे मारने लगा और अपने हाथ जमीन पर मारने लगा। वो खुद को बहुत तकलीफ पहुंचाता था, उसकी आवाज चेंज हो जाती, वो चीखता चिल्लाता, जानवर की आवाजें निकालता। फिर हम में से किसी ने हिम्मत करके उसे वो पानी पिलाया, जिसके बाद वो ठीक हो गया। ऐसा उसके साथ बहुत बार हुआ। अब वो ठीक है, उसके घर वालों ने बहुत इलाज करवाया है। वो जो भी चीज थी इसे पसंद करती थी। और भी बहुत कुछ होता था जो बहुत अलग था, शायद मैं यहाँ शेयर भी नहीं कर सकता। इन सब चीजों को मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेडिकल रिपोर्ट्स क्लियर आती थी, लेकिन वो सब क्या था उसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं मालूम। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपनी एक नेक्स्ट ईमेल की तरफ। मिनाज, कैसे हैं आप? इट्स अफजल फ्रॉम कराची, स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट। एक वाकया शेयर करना चाहूंगा। 2016 का ये वाकया, हमारे एक दोस्त ने घर शिफ्ट किया जो कि डबल स्टोरी था। अभी ईद उल अजहा को भी चंद दिन थे तो हमने बारबेक्यू पार्टी का प्लान बनाया। एज यूजुअल जगह को डिसाइड होना मुश्किल हुआ। आखिर में डन ये हुआ कि हम उस दोस्त के घर, उसके नए घर में बारबेक्यू पार्टी करेंगे। ईद का तीसरा दिन हम सुबह जाकर ही वहां पर सफाई वगैरह शुरू कर दी। वो घर काफी अरसे से बंद था और हम जब टेरेस पर गए तो वहां पर पहले से ही 2 रूम्स बने थे, जिनमें से एक खुला हुआ था और एक रूम का दरवाजा बंद था, जैसे किसी ने अंदर से बंद किया हो। खैर, हमने सफाई करके लाइट्स का इंतजाम किया जो कि वहां पर ही थी। हम सब दोस्त अहबाब रात 8 बजे जमा हुए और प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। सब चल ही रहा था। मुझे कुछ ख्याल हुआ कि दरवाजा क्यों बंद है। मैं इस सोच में ही था कि अंदर जा रहा था कि इत्तेफाकन हाथ में एक क्यों बंद है। मैं ये सोच में ही था कि मैंने उस दरवाजे को पुश करने की कोशिश की। थोड़ा जोर लगाया तो पता चला कि अंदर से शोकेस की वजह से दरवाजा ब्लॉक है। जो थोड़ा गैप बना था उसमें एक सेकेंड, जो थोड़ा गैप बना था उसमें सिर्फ मेरा हाथ ही अंदर जा रहा था। इत्तेफाकन हाथ में एक लकड़ी आ गई जो मैंने आग में जला दी। टेरेस पर हम काफी गाने वगैरह चला रहे थे। जब खाने के लिए बैठे तो जो हमसे सबसे छोटा दोस्त था उसने थोड़ा सा खाना खाकर छोड़ दिया और खामोश हो गया। पूछने पर कोई जवाब भी नहीं दिया। एक निवाला लिया और ऐसे एक्ट किया जैसे वॉमिटिंग आ रही हो। हमें लगा कि शायद उसे खाना पसंद नहीं आया
तो हम भी चुप हो गए। फिर मैंने ऐसा महसूस किया कि उसकी आंखें किसी की हरकत को नोट कर रही थी, मगर उसकी नजरें हमारे पीछे थी। जब एक दो बार उसे पूछा तो कुछ ना बोला, फिर उसे हिलाया तो एकदम चीखता हुआ उठा और रोते हुए नीचे भाग गया। जब वो नीचे भाग के गया तो हम भी घबरा गए। अचानक पैनिक में किसी का पांव स्विच बोर्ड पर लगा और लाइट्स भी बंद हो गईं। खौफ के मारे सारे नीचे भाग गए। हमने ये नोटिस करने का भी मौका ना मिला कि वो चीज जिसको देखकर भागा है अब सब कुछ ऊपर ही था। मैं और मेरा मेजबान दोस्त हिम्मत करके ऊपर गए तो देखा जो वो शोकेस था अब वहां से हट चुका है और वो गेट भी खुला हुआ है। कुछ देर बाद इस बात से अब मुझे खौफ आने लगा कि ये कैसे हुआ। ये देखना ही था कि बस हम नीचे आ गए और जो भागा था उससे बात करने लगे। कोशिश की मगर वो सकते में था। कुछ देर के बाद उसे होश आया तो उसने बताया कि उस गेट के पीछे से एक औरत का चेहरा नमूदार हुआ था जिसकी हरी रंगत थी और चेहरा दानों और धब्बों से भरा हुआ था और बहुत ही खौफनाक था और उंगलियों के इशारे से जाने का कह रही थी, चले जाओ। ये सुनने के बाद किसी को होश ना रहा और सब अपने घरों को रवाना हो गए। मेरे दोस्त की फैमिली ने इस वाक़े के बाद वो घर भी छोड़ दिया। अब सोचिए एक सेकंड कि जिस नए घर में अभी आप मौजूद हैं, हो सकता है वहां पे कोई एक ऐसा कमरा हो जो कि अभी बंद हो। नजरें आपकी उधर ही पड़ रही हैं। आपके सामने दरवाजा है क्योंकि बंद है, आपको पता है कि खुलेगा नहीं। अभी आप थोड़ा चहलकदमी करके आए और वही दरवाजा खुला हुआ, तो आपको कैसा फील होगा? चलें जनाब, माजरत कि थोड़ी सी लंबी ब्रेक हो गई। वो असल में आई थिंक फिर से लाहौर में शो नहीं उठ रहा। समझ नहीं आता मुझे। खैर, ये बात अब ये शिकायत जो है वो जरूर जाएगी
देखते हैं कि लाहौर स्टूडियो वाले क्या कहानी देते हैं। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? इमरान अली बात कर रहा हूँ। जी जिब्रान, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है जी। क्या वाक़या है जो आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मनाज भाई पिछले शो में कॉल करी थी मैंने, अपनी वॉइस का बताया था मैंने आपको, तो लाइन कट गई थी। अरे हाँ यार, सो सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। मैं तो देखिए, बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, वो देखिए आपके जैसे ही वाक़या अभी मैंने आज अपने शो के शुरू में सुनाया। हाँ मैंने सुना था। तो ऐसे ही कुछ हुआ था आपके साथ? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ ऐसा था? कुछ नहीं हुआ था उसको। तो अब क्या वो है, अब मुझे बताइएगा। अब वो अपने घर पे उसका इलाज कंप्लीट हो चुका है अब, और अब बेहतर है पहले से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, जी। तो फिर आपने आज कॉल की है तो किस हवाले से किया? मैं आपको यही बताने के लिए की थी कॉल, जब मैं अभी 15 दिन रमजान से 1-2 दिन पहले मैं गया था जिस पीर साहब के पास हम गए थे, मैं उनको लेकर गया था अपनी वाइफ को ना। तो उन्होंने कहा था कि आपका मतलब 2,500-3 हजार रुपये खर्चा आएगा और हो जाएगा। तो उन्होंने इस्तिखारा वगैरह किया था। तो उन्होंने बताया कि किसी ने शरारत की है इसके साथ। अच्छा, उन्होंने बताया? हाँ जी उन्होंने बताया। सही। तो क्या शरारत, क्या मतलब कोई अमल कर दिया? हेलो जनी साहब, आई एम सो सॉरी। आप जिब्रान साहब, आपकी लाइन में शायद कोई प्रॉब्लम है जो ड्रॉप हो जाती है हमेशा। खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं तफैल बात कर रहा हूँ, लाताहान रोड डिगरोड से। जी तुफैल साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। मैं अपना एक वाकया शेयर करना चाहूँ। वाकया तो 3-4 है, एक शेयर कर रहा हूँ आपसे। वाकया है आपका, बताइए। मैं शादी आज से आ रहा था, 1997 की बात है। सही। हमें 4 बजे का वक्त था। मैं आ रहा था, जैसे ही नाताहान से अंदर आया ना, जैसे और दिसंबर की रात थी, बहुत सर्दी थी ना। सही। मैं गली में जैसे घुसा तो सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की आइसक्रीम खा रही थी ना। मैं तो पहले देख के बहुत खौफ खा गई। उस वक्त आधी रात को बाहर क्या काम उसका, आइसक्रीम खा रही। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा, हेलो बोलिए। मैं जैसे उसके पास पहुंचा ना, उसने मुझसे कहा आप आइसक्रीम खाओगे? मैं बिस्मिल्लाह। फिर मैंने सोचा ये आधी रात को क्या कर रही है, इस वक्त थोड़ा सा आगे जा देना। मैं लोगों को मना करूं कि घर पे जाओ, घर में बैठ के खाओ। मैं जो है पीछे पलटा, देखता हूँ वहाँ कोई है ही नहीं लड़की, वहाँ गायब हो गई।
अरे वहां से मैं बहुत तेजी से भागा। अरे सुबह मैंने अपने दोस्तों से पूछा, वो यार ये 3-4 लड़कों को नजर आ रही है, ये वो गली अब बंद कर दी उन्होंने। उसके बाद गली को दोनों साइड से बंद कर दिया था। हेलो, और ये कब की बात है? ये 1997 की बात। और एक और कैसा भी है, मैं टेक्सटाइल 3 नंबर बल्कि में काम करता था। अब आपकी आवाज बहुत कट रही है, आप दोबारा कॉल कर लें। थैंक यू। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। मेरा नाम सफीर सैयद है। हम 3 बहन भाई हैं। हमारे वालिद का इंतकाल हो चुका है। हम चारों, वालदा, 2 बहनें और मैं साथ रहते हैं। मैं जो वाकया आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये मेरे साथ चंद रोज कबल ही पेश आया। जैसा आपके इल्म में है कि आजकल रमजान अल मुबारक का मुकद्दस महीना है। मजीद लॉकडाउन की सख्ती की वजह से कहीं आना जाना भी नहीं है। सुबह मामूल से देर तक सोना और रात गए देर तक जागते रहने का रूटीन बन चुका है। जिस रात ये वाकया पेश आया, उस रोज मैं रात गए तक जाग रहा था। हमारा घर 2 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर पर मेरी वालदा और 2 बहनें रहती हैं, जबकि मैं फर्स्ट फ्लोर पर मुक़ीम हूँ। मेरे कमरे के सामने से लोहे का जीना लगा हुआ है जो दूसरी मंजिल पर जाता है। यानी अगर मेरे कमरे का दरवाजा खुला हो तो कोई भी मेरी नजरों में आए बिना दूसरी मंजिल पर नहीं जा सकता। आजकल गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चला है। उस रात भी काफी हब्स था, जिसकी वजह से मैं अपने कमरे का दरवाजा खोलकर दरवाजे के सामने ही जमीन पर लेटा सोने की तैयारी कर रहा था। तकरीबन रात के 2:30 बजे का वक्त होगा। मैंने सोचा कि अब सोने की कोशिश करना बेकार है। कुछ देर बाद सहरी का वक्त हो जाएगा, इसलिए सहरी से फारिग होकर फजर की अदायगी करके बाद ही सोना मुनासिब रहेगा। अभी मैं यही सोच रहा था कि मेरी छोटी बहन सहन में आई और जीने से दूसरी मंजिल पर जाने लगी। उसे सांस की बीमारी है, ज्यादा सख्त सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वो अक्सर रात में खुली छत पर चली जाती। इसलिए मैंने उसे मामूल की बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद मैं दूसरी बहन ऊपर जीने से उतरी और नीचे ग्राउंड फ्लोर की जानिब चली गई। मैं कुछ चौंका, लेकिन ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि हो सकता है कि वो पहले से ऊपर हो और मैं उन्हें उसे ऊपर जाते हुए ना देखा हो। इस हिसाब से पहली बहन को छत पर होना चाहिए था। मैंने कुछ देर तो इंतजार किया, फिर हिम्मत करके आयतुल कुर्सी का विर्द करता हुआ 2nd फ्लोर की जानिब चला गया। वहां पहुंचकर मेरी हैरत से की इंतहा नहीं रही, क्योंकि वहां कोई भी नहीं था। मैंने अच्छी तरह चारों तरफ देखा, कमरे में खाली था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने जिस बहन को ऊपर जाते हुए देखा था, उसमें मुझसे कोई गलत शक की गुंजाइश नहीं थी। मैं फौरन नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा और दरवाजा नॉक किया। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के जीने के आगाज में एक लोहे का गेट है जो रात को वालदा अंदर से बंद कर लेती हैं। वालदा ने दरवाजा खोला तो मैंने दोनों बहनों का पूछा। वालदा ने यह खौफनाक इंकशाफ किया कि वो दोनों तो रात 11 बजे से सो रही हैं और छत पर तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने खुद जाकर उनके कमरे में देखा तो वो दोनों बेखबर सो रही थी। मैंने वालदा को कुछ नहीं बताया और वापस आ गया। जब वापस ऊपर पहुंचा तो मैंने हल्की सी हंसी की आवाज सुनी, जैसे कोई मजाक उड़ा रहा हो। बहरहाल मैंने हिम्मत करके आयतुल कुर्सी का विर्द जारी रखा। इतने में सहरी का अलार्म बजने लगा और तकरीबन सारा घर ही बेदार हो गया। मैं उस रोज से शदीद उलझन में हूं कि ये सब क्या था। क्या आइंदा तो ऐसे वाकयात का आदा नहीं होगा? और वो कौन था जिसके हंसने की आवाज मुझे आई थी?
बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम कमल है। ये वाकया मेरे अपने साथ हुआ है। ये वाकया तकरीबन 27 साल पुराना है। मैं उस वक्त कराची में ही रहा करती थी। वाकया कुछ ऐसा है, मेरी एज उस वक्त तकरीबन 13 या 14 साल थी। मैं अपने एक दोस्त के घर उनके भाई की एंगेजमेंट में गई। मेरे घर से जो रास्ते उसके घर की तरफ जाता था, दरमियान में कब्रिस्तान था। क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता था, इसलिए मैं कब्रिस्तान के अंदर से ही आना जाना करती थी। मैंने अकेली थी, वापसी पर काफी रात हो गई। पहले मैंने सोचा कि दूसरा रास्ता इख्तियार करूं, क्योंकि वो दूर था, काफी फासला था। तो मैंने सोचा कि मैं कब्रिस्तान के बीच से ही चली जाती हूं। मैं कब्रिस्तान से गुजर कर घर आ गई थी। मिनहाज, मैं जहां सोती थी वहां मेरे साइड पर एक विंडो थी। जब मैं अपने घर में दाखिल हुई, मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ कोई है। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। मैं आकर सो गई। अचानक मैंने देखा, मैं सो रही थी, विंडो में से एक अक्स का एक रक्कास का हाथ अंदर आया और वो विंडो पर खड़ा था। उसने अपना हाथ अंदर करके मुझे दबोचना चाहा और कहा बहुत ही खौफनाक आवाज में कहा, मेरे साथ चलो। मैंने चीखा और मेरी आंखें खुल गईं और मैं उठकर बैठ गई। मेरी वालदा जो मेरे करीब में ही सो रही थी, उन्होंने आकर मुझे पकड़ लिया। फिर मैंने उनको ये सारी बात बताई। उन्होंने मुझ पर दम किया और कहा, सो जाओ। मिनहाज, ये मेरे साथ रोज होने लगा वाकया। फिर मेरे वालिद साहब मुझे एक पीर के पास ले गए। उसने बताया कि इसके ऊपर कब्रिस्तान से जिनों की एक किस्म होती है जिन्हें हम रक्कास से तशबीह देते हैं। इस बच्ची के ऊपर वही जिन सवार हो गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी कुव्वत है जो उसे कमरे में आने से रोक रही है। अगर वो आपके कमरे में आ पाता तो वो इस बच्ची को कब का ले जाता। मिनहाज, जब ये चीज मुझ पर हावी हुई तो मैंने कहना बिल्कुल भी नहीं कहती थी। मेरा पेट हर वक्त भरा रहता था। मुझे ऐसा फील होता था कि मैंने बहुत ही लजीज चीजें खाई हुई हैं जिसकी खुशबू मुझे अपने से आती थी। गुस्सा बहुत आता था मुझे। उस पीर ने मुझ पर से वो जिन उतारा। ये अलग कहानी है कि उसको उतारने में मेरे साथ बहुत मसले हुए। ईमेल बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्टकट बता देती हूं। उन्होंने मुझे एक तावीज दिया और कहा कि ये तावीज जिंदगी भर उतरना नहीं चाहिए। लेकिन मेरी शादी हुई तो वो तावीज मुझसे गुम हो गया या गायब हो गया। मेरी शादीशुदा जिंदगी में अभी बहुत मसले हुए, हद से ज्यादा। आखिर में आपको बताती चलूं कि मेरे हेयर के बैक साइड पर एक चोट है, जैसे कि उस रकास के बाल थे। उस चोट को मैं उस चोट को अपनी जगह से हिला भी नहीं सकती। किसी को दिखाया जब हमने, उसे बताया कि आपके साथ एक मखलूक रहती है, ये उसी की निशानी है। चलें जनाब, ये कमल थी जिन्होंने अपना वाक्य भेजा। बहुत अफसोस हुआ सुन के। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी ईमेल भेजें, ईमेल को भेजने से पहले एक दफा दोबारा पढ़ लें, क्योंकि हम यहाँ पे लाइव बैठ के पढ़ रहे होते तो वो समझ नहीं आ रहा था कि का हो ये फलाना निमकाना। खैर, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया कमल, आपने अपनी ईमेल भेजी और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी मुसीबत दूर हो। और अगर कोई ऐसा शख्स हमारा प्रोग्राम सुन रहे जो कमल की मदद कर सकता है तो हमें बताइए।
खैर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मिराज भाई, मैं मौजम बात का। मौजम कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मौजम क्या करते हैं आप? मिराज भाई, दो मतलब आपसे बात हो चुकी है। मैं वही बैंकर हूँ ऑलरेडी, ओ जो अच्छा बैंकर हैं। जी जी। अच्छा, तो आज क्या वाकया पेश कर रहे हैं आप? आज मिराज भाई दो जगहें हैं, मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा था। माइट भी हो सकता है दूसरों के साथ भी ये उन्होंने एक्सपीरियंस किया उस जगह पर। तो लोग कराची से बाहर हैं। एक है जी सिंध में दादू डिवीजन है, वहाँ पे बड़ा एक मशहूर इलाका है गोरखखेल। बिल्कुल। अच्छा, गोरखखेल से एक्चुअली हमारे लड़कों का एक ऐसी आउटिंग का प्लान बना था। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ का एक गाइड भी था, उसने हमें काफी गाइड वगैरह किया। गोरखखेल ऐसा बना हुआ है कि मतलब ऊपर जाके बहुत ऊपर, जैसे इनका मरी कहते हैं, हिल स्टेशन है सिंध का सबसे स्टेशन है। और अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ सर्दी होगी। हाँ, हम भी यही सुन के गए थे कि जी यहाँ पे स्नो भी होती है कभी कभार। बिल्कुल। तो हम चले गए थे। खैर स्नो तो नहीं मिली, लेकिन टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था। मतलब अगर नीचे 50 था तो ऊपर 22 था। हाँ, आराम से बहुत सर्दी होती है, आराम से इतना था। तो खैर बाहर आ हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे दोपहर में 3-4 बजे तक। रेस्ट करके फिर वो एक गाइड थे वहाँ के, वो हमें ले गए। वहाँ से भी ऊपर एक पॉइंट है, उसको बेनजीर पॉइंट कहता है। बिल्कुल। अच्छा, बेनजीर पॉइंट पे जब हम चढ़े जाते हैं तो हमारे सामने जो होते हैं ना, वो तहाते नजर खलीक पहाड़ी सिलसिला है, जो कि खुजदार के बॉर्डर की तरफ पूरा जना फोर्स ही कर सकते हैं। तो ऐसे ही वो हमको घुमा ही रहे थे कि मगरिब से कुछ तकरीबन 10 मिनट पहले उसने हमें ये बताया कि सर देखें, यहाँ पे जो आप सबसे नीचे देख रहे हैं, जो खाइयाँ आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पे जैसे ही मगरिब की अजान हो गया, मगरिब के फौरी बाद जब दो आपस में मिलते हैं तो एक आपको जो है ना एक अजीब सी मखलूक नजर आएगी। तो हम लोग थोड़ा सा हमने समझे शायद हमें डरा रहा है, बंदा की कराची से आए तो थोड़ा सा डरा भी रहे हैं, अपनी तरफ से शायद बातें लगा रहे हैं। तो बहरहाल हम उनकी बातें सुनते इवेंचुअली हुआ यही कि मगरिब हो गई और मतलब अंधेरा और दिन कुछ मिक्स दूसरा होता है मगरिब का वक्त हमारा। तो हमने एक चीज ये नोट करी कि मतलब बहुत हाइट पर है वो ना बेनजीर पॉइंट। गोरखखेल वैसी हिल स्टेशन है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा हाइट। तो जब उन्हें नीचे गौर किया तो आग के बगोले, मतलब वो हम तो बहुत ऊंचाई पर हैं और जब हम नीचे देख रहे हैं खुजदार की तरफ, तो वो बाकायदा घूम रहे थे और बहुत बड़े बड़े थे, ऊपर से बहुत छोटे लग रहे थे, लेकिन इतने मतलब रोशन थे वो कि वो घूमते हुए बाकायदा नजर आ रहे थे। अच्छा, एक जगह पे नहीं। उन्होंने बोला कि देखें, आपको एक जगह पे नहीं देखना, आप देखें आपको काफी जगहों पे ये आके बगुले नजर आएंगे। एक जगह बंद होते हैं तो दूसरी जगह से शुरू हो जाता है। तो ये चीज हमने नोट भी करी, मैंने कोशिश करी कि मैं इसको कैप्चर करूं कैमरे में। तो मूवी तो नहीं बन पाई, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ये कि हमने तस्वीर में इसको कैप्चर तो किया है। बहुत जूम इन करने के बाद आप अंदाजा होगा कि ये कोई आग नुमा चीज है जो कि घूम रही। अच्छा, तो अब मुझे नहीं पता, ये एक्सपीरियंस मैंने खुद किया और मेरे फ्रेंड्स ने किया था। भाई भी हो सकता है जो वहाँ पे जाते होंगे तो विजिटर या टूरिस्ट तो इसको देखें और खुद फैसला करते हैं कि वो क्या चीज है। वो हो भी सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि कोई जानवर हो जो जुगनू नहीं होते जैसे यूजुअली। नहीं देखें, जुगनू तो बहुत ही छोटा होता है। हाँ, मतलब बिल्कुल बहुत छोटा। एमसीबी टावर जो है सबसे ऊंची बिल्डिंग कराची में, वही अगर मैं उसको जुगनू देखूं वहाँ सबसे टॉप फ्लोर पे नजर भी नहीं आएगा, जुगनू नजर भी नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल। तो वो तो इससे भी ऊंचा साइज में इतने बड़े बड़े आके बगोले थे कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे फुटबॉल घूम रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो नीचे, क्योंकि गांव देहात है तो लोग कोई चूल्हे जल रहे हो? मैं तो अजम्पशन कर रहा हूँ कैसी। नहीं, आप नाजवी कभी एक्सपीरियंस हो, कभी गए हो वहाँ पे? मैं गया हूँ गोरखखेल, मेरे साथ तो ये वाकया नहीं हुआ, लेकिन मैं क्योंकि
वहाँ पे म्यूजिक फेस्ट होता है एक, हमेशा हर साल होता है एक म्यूजिक फेस्ट होता है बहुत बड़ा, हमारे दोस्त करवाते हैं, बहुत सारे म्यूजिशियन दुनिया भर से आते हैं और वो उस हिल स्टेशन पे जाके रुकते हैं। अच्छा। तो जब दुनिया नॉर्मल थी तो हम उधर जाया करते थे। अच्छा, लेकिन उधर जब आप बेनजीर पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ से एक्चुअली फिल्म खत्म हो जाता है, वहाँ से गुलजार शुरू हो जाता है। हाँ, वो बॉर्डर एरिया आई थिंक। एग्जैक्टली, वो पूरा बॉर्डर है और पूरे चटीले मैदान है, पहाड़ी सिलसिले, वहाँ पे कोई मैदान मतलब कुछ भी कोई इंसानी मखलूक नहीं हो सकती, कोई आबादी नहीं हो सकती। तो बहरहाल मैंने कहा ये पॉइंट आउट करूँ, वो हो सकता है कि कोई बंदा जाए या आप। तो आप लोगों ने उससे जो टूर गाइड था उससे पता किया कि आखिर ऐसा क्या था वो? देखिए, उन्होंने जो हमें ये बताया वो तो मगरिब से पहले ही उन्होंने मुझे बता दिया कि जी ऐसा कुछ होगा। और मतलब वो एक होता है ना गाइड, थोड़ा सा वो मिर्च मसाले लग रहा है, बताता है कि थोड़ा सा कि आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाए। तो उसने तो हमको ये बताया कि जी आपको भी जो चीज नजर आएगी वो इंसानी मखलूक नहीं है, यहाँ पे जो है कुछ जिन्नातों का बसेरा है। अच्छा। नीचे तो ये चीज जगह ये है। गोरख हिल पे अगर कोई बंदा जाए, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है किसी के साथ हुआ हो। आई एम श्योर बहुत सारे लोग गए होंगे गोरख हिल, बहुत सारे लोग गए होंगे। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज मौजूद। एक बात है वैसे, गोरख हिल अगर आप गए हो या नहीं गए तो जरूर जाइए, बहुत खूबसूरत जगह है। बच्चों को मत लेके जाइएगा, बच्चों की जगह नहीं है बिल्कुल भी, और बूढ़े बुजुर्ग उनको भी मत लेके जाइएगा क्योंकि वहाँ वॉशरूम का प्रॉब्लम है, फिर बहुत कच्चा रास्ता है, बहुत जिनको घुटनों के मसले मसाले। लेकिन जब आप जाएंगे उधर, खूबसूरती, ठंडक, वो सब अपनी जगह। जब रात होती है और आप चारों तरफ आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, पहाड़ की एक चोटी पे आप खड़े हैं, आपको दूर दूर तक जो भी जंगल है, बैबान है, वो नजर आ रहा हो, एक अलग ही खौफ दिखाई देता है। खैर, अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो हम लास्ट कॉल ले सकते हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद, और ये हम बगैर स्कैन किए कॉल ले रहे। लेट्स सी हुज ऑन द लाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? सलीम बात कर रहा हूँ कराची से। सलीम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम सर, आपका शो बहुत जबरदस्त है, मैं बहुत अरसे से सुन रहा हूँ। सर बस एक काम आप करिए, दिल से दुआ दीजिए, शो की तारीफ करना छोड़ दें। मुझे बताइए कि आपके साथ कोई वाकया पेश आया? सर वाकया बिल्कुल पेश आया है। मेरे पास एक डॉग है, कुत्ता, उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। कुत्ता है आपके पास? हाँ, कुत्ता मेरे पास था, लेकिन अभी वो मर गया। आजाद कश्मीर बाग से ताल्लुक है मेरा। अच्छा अच्छा। और मैं इस वक्त कराची में। सर मेरा कुत्ता ये था कि हम लोग गए जंगल में ना, तो सर जंगल में जब आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। हम लोग गए जंगल में और मेरे पास 2016 की बात है ये। सही तो सर मेरा मोबाइल था, तकरीबन अच्छा मोबाइल था, कोई 20,000 रुपए का ना। तो वो मैंने नया लिया घर से, उसमें वीडियो वगैरह, तस्वीर वगैरह सब कुछ थी। और जब हम लोग जंगल से वापस आ रहे थे ना, तो वो मोबाइल मेरा गिरने वाला था और कुत्ते ने देख लिया। वो मेरा मोबाइल गिरते गिरते उसने देख लिया। मुझे बहुत तंग कर रहा था कि अपना मोबाइल संभाले, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कर रहा है ये। तो मुझे काटने की भी कोशिश कर रहा था, खेलने की भी कोशिश कर रहा था, बहुत कुछ। हम चलते चलते आगे तो रास्ते मेरा मोबाइल गिर गया। तो कुत्ता मुझे बहुत तंग कर रहा था। तो मैंने साथ 2-3 दोस्त थे, मैंने उससे कहा यार ये अवान चीज, कहते हैं इंसान पे जब बुरा वक्त आता है अवान चीज को पहले पता होता है कि मुझे जंगल की तरफ क्यों लेके जा रहा है, अभी तो रात हो रही है और मुझे घर भी जाना है, इसका क्या सीन है। यही करते करते हम लोग आधा घंटा, जब मेरा मोबाइल गिर गया, आधा घंटा हम लोग दूर आए घर के पास। तो मैंने बहुत मायूस हो गया, कुत्ता घर के अंदर नहीं आने दे रहा था। तो मैं बहुत मायूस हो गया, मैंने वैसे जेब पे हाथ रखा ना, दिल में मैंने सोचा अरे मोबाइल मेरा गिर गया। तो मैंने उन दोस्तों को बोला, मैंने कहा इसने मोबाइल देखा हुआ था और ये यानी मुझे यही कह रहा था कि तुम जंगल की तरफ जाओ, तुम्हारा मोबाइल गिरा हुआ है, तुम घर क्यों जा रहे हो। रात का टाइम था, तकरीबन 7:30 का टाइम था। हम लोग फिर उसके पीछे चले गए। फिर हम लोग गए आधा घंटा दूर जंगल के पास, मेरा मोबाइल जहाँ गिरा हुआ वहाँ अंधेरा था और कुत्ता खड़ा हुआ वहाँ पर, उसके चारों टांगों के नीचे मेरा मोबाइल पड़ा हुआ। वहां से जब मुझे मिला तो मैं जब घर आया तो घर वालों ने बोला तुमने इतनी देर क्यों की। मैंने कहा इस तरह मैं
वो गया था, मोबाइल गिर गया था, तो कुत्ते ने मुझे ढूंढ के दिया। घर वाले मान नहीं रहे थे। फिर ये हुआ, मेरा कुत्ता बीमार हो गया, मैं कराची आ गया। तो रात में घर वाले बोलने लगे कुत्ता तुम्हारा बीमार है, ये वो। मैं दिन में बहुत दुआएं करा, रात को मैं सोया नहीं। सुबह 6 बजे उठ के ड्यूटी पे चला गया। फिर सुबह जब मैंने कॉल की, घर वाले बोलते कुत्ता ठीक है। फिर वो कुत्ता रात को, इंसान कहते हैं ना एक चीज रात को रोती है, जब कुत्ता रोता है तो इंसान पर कोई बुरा वक्त आता है। फिर वही कुत्ता रोना शुरू हो गया रात के टाइम पे ना, वो करने लगा। तो फिर मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो घर वालों ने बोला यार कुत्ता बेकार है, ये रात को रोता है, तुम इसको किसी को दे दो। मैंने कहा भाई इसको मैं नहीं दूंगा, ये अवान चीज है, तो इसको कोई चीज नजर आती होगी तब ये बोलता होगा। मैंने कहा भाई इसने मेरा मोबाइल ढूंढ के दिया, भाई मैं इसको नहीं दूंगा। वो कहने लगे किसी को बाजार में फेंक दो या किसी को दे दो। मैंने कहा क्यों दूंगा। तो मैं कराची में था। फिर ये शुरू हो गया। फिर मेरी वालदा का वालदा गिर गई। अल्लाह का शुक्र सब बच्ची हो गई, लेकिन गिर गई थी, वो काफी चोटें लगी। फिर कुत्ता चुप हो गया। जब वो ठीक हो गई फिर कुत्ता रोने लगा। फिर जो मेरी भाभी का एक्सीडेंट हो गया, वो भी अल्लाह का शुक्र बच गई, लेकिन कोई बुरा वक्त नहीं आया हमारे पे, लेकिन यह कि नुकसान हो गया काफी। फिर मैंने घर वालों को बोला कि देखो आप बोल रहे थे कि इस कुत्ते को दे दो, लेकिन ये एडवांस चीज है, इसको पहले से सबको नजर आता है कि ये चीज आपका कोई मसला हो रहा है आपके साथ। उस समय घर वालों को एहसास हो गया वाकई एडवांस चीज बहुत चिराग होती है, इसका हर चीज का पता होता है। तो कुत्ता मेरा ये मर गया बाद में, लेकिन मुझे अभी तक वो याद हो रहा है कि ऐसा अच्छा चीज जानवर भी होते हैं जिनको हर चीज का पता होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, थैंक यू। ओके सर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये बात तो दुरुस्त है। कहते हैं कि अपने घर में जानवर जरूर रखना चाहिए। बड़ी सेल्फिश बात है। कुछ एनिमल लवर्स ने अगर ये बात सुन ली तो मेरे ऊपर केस कर देगी, लेकिन बड़े बुजुर्गों का कहना यह है कि जानवरों को अपने घर में रखना चाहिए, स्पेशली परिंदों को या इस तरह के जानवरों को, क्योंकि जब आपके घर में कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले जानवर अपने ऊपर वो सारी मुसीबत ले लेते हैं। अब इसमें कितनी दुरुस्त बात है, कितना वहम है, अल्लाह ही बेहतर जाने है। खैर, हमारे प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सिर्फ एक लास्ट ईमेल शामिल करते हैं। ईमेल कुछ इस तरह है। रमीज हियर फ्रॉम कराची। मेरे साथ एक वाकया पेश आया जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये वाकया पाकिस्तान टूर से रिलेटेड है। थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। ये टूर कोई 3 दिन पहले प्लान हुआ था एंड वी वर शॉर्ट ऑन कैश। लास्ट ईयर अप्रैल की बात है। कराची में काफी गर्मी थी। हमारा मूड हुआ नॉर्दर्न एरियाज जाने का। मेरा दोस्त विनय जो पहले बहुत टूर्स कर चुका है और उसके फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बाय पुलिंग सम स्ट्रिंग्स वी गॉट रिजर्वेशंस फॉर द नाइट इन सिंध हाउस मरी इन जस्ट 2500 which is a steal। हम मरी पहुंचे और सिंध हाउस देखा जो कि काफी ज्यादा हसीन था और हमें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सस्ता कैसे मिल गया। उसमें 2 बड़े रूम्स और किंग साइज बेड थे और हीटर और एसी भी था। सारी फैसिलिटीज थी। मेरा ये फर्स्ट टूर था तो मैं थक गया था सफर करके। आई डिसाइडेड टू गेट सम स्लीप, लेकिन जो मेरे दोस्त थे उनको मॉल रोड जाना था। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सिंध हाउस पूरा खाली था, कोई भी नहीं था वहां। सारे रूम्स खाली थे, शायद ऑफ सीजन था इसलिए। हमें बेसमेंट का फ्लोर मिला, आखिरी वाला। खैर, रिसेप्शनिस्ट से बात वगैरह करके आई टुक द कीज और मैं लेट गया सामान रख के। गाने सुन रहा था कि मुझे लगा कि किसी ने दरवाजा नॉक किया है और दरवाजा का हैंडल घुमाया है किसी ने। मैं समझा वहम है मेरा, क्योंकि आई वॉज लिसनिंग सॉन्ग्स। हो सकता है एयरफोन में से आवाज आई हो। मैंने गाना बंद कर दिया और सोने की तैयारी करने लगा। इट वॉज अराउंड 1 और 2 AM। मुझे सडनली शावर ऑन होने की आवाज आई, जैसे पानी गिर रहा हो। जब मैं वॉशरूम के पास गया तो लाइट ऑन थी और शावर खुला हुआ था, जबकि ये सब मैं ऑफ करके ही आया था। मेरी उस वक्त जान निकलना शुरू हो गई। मुझे जितनी दुआएं आती थी मैंने पढ़ने लगनी। इतने में किसी ने जोर से मेरा दरवाजा नॉक किया, जैसे कोई बहुत भारी ब्रिक खींच के मारी हो।
बेहोश होने वाला था, मेरा हलक बिल्कुल सूख गया था, जान निकल रही थी। इतने में शावर की आवाज बंद हो गई। मैंने बहुत हिम्मत करके गेट खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा हॉलवे पिच ब्लैक था कि बंदे को अपना हाथ तक नजर ना आए। मैं वहां से बहुत तेज स्पीड से भागा रिसेप्शन पर। हैरत की बात यह है कि रिसेप्शन पर जो बंदा था वो गायब, बगैर बताए चला गया। खैर, मैं वहां कॉमन रूम में गया और अपने आप को लॉक कर लिया। अच्छा, उस रूम के बाहर एक हॉलवे है, काफी बड़ा सा, और वहां एक टीवी है, छोटा सा। अब वो टीवी ऑटोमेटिकली ऑन हो गया फुल आवाज में, और 1 मिनट बाद ऑफ हो गया। मैंने दिल को बहलाने के लिए ये अज्यूम कर लिया कि कोई टेक्निकल इशू होगा। सारी हदें तब पार हुई जब एकदम से इतनी जोर जोर से छत पर आवाज आने लगी, जैसे बहुत सारे बड़े पत्थर गिर रहे हों छत पर। वो कोई इतनी खौफनाक आवाज थी, आप सोच नहीं सकते। आई कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर। मैं बेहोश नहीं हुआ, लेकिन आई कुडंट मूव अ मसल। ना मुझे सांस आ रही थी ठीक से। मुझे जितनी दुआएं आती थी मैंने जोर जोर से पढ़ी थी। इतने में ये आवाजें गायब हो गई। उसके कुछ 15 मिनट के बाद दोस्त आ गए मेरे। मैं इतना डर गया था कि मुझ में बात करने की हिम्मत नहीं रही। आई प्रिटेंडेड कि मुझे बहुत नींद आ रही है, और मैं फिर उनके साथ रूम में गया और सो गया। नेक्स्ट डे किसी से कुछ बात नहीं की। आई लेफ्ट दैट गेस्ट हाउस क्विकली, क्वाइटली, बगैर किसी से कुछ कहे। लेकिन मेरे दोस्त समझ गए थे that something is wrong। मरी से हम निकल गए। वापस हमारे एक और दिन स्टे करना था वहां पर, लेकिन फिर मैंने दोस्तों को ये सब बताया और हम वहां फिर कभी नहीं गए। बिल्कुल जनाब, मरी जो कि एक वेकेशन स्पॉट हुआ करता था, बहुत खूबसूरत जगह हुआ करती थी। किसी जमाने में लोग भी बड़े अच्छे हुआ करते थे उधर। लेकिन ये सारी खूबसूरती, सारे हरियाली, मौसम, इन सब के पीछे कुछ ऐसे वाकयात, कुछ ऐसी भयानक कहानियां भी हैं जो हम अगर हो सका तो नेक्स्ट शो में जरूर बताएंगे। ऐसे वाकयात इनको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। खैर, रोंगटे तो इस बात पे भी खड़े हो सकते हैं कि जिस कमरे में अभी आप बैठ के हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो सकता है कि आप अकेले हों, लेकिन ये आपका वहम भी तो हो सकता है। हो सकता है आप अकेले ना हो सकता है कोई और भी मखलूक आपके इर्द गिर्द मौजूद हो जिसको आप तो देख नहीं सकते, पर वो आपको जरूर देख सकती है। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, www.youtube.com/minhaj-ali-askari, और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। Until then, Allah Hafiz।